दोस्तों नमस्कार। कहते हैं भारत को राजनीति हाँकती है और राजनीति को इस देश की अर्थव्यवस्था कतई नहीं हाँकती। यानी अर्थव्यवस्था के मद्देनजर इस देश की महंगाई राजनीति के लिए कोई मायने नहीं रखती है। बेरोजगारी, मुफलिसी कोई मायने नहीं रखती है। इस देश में उद्योग कैसे खत्म हो रहे हैं कोई मायने नहीं रखता है। बैंक कंगाल हो रहे हैं कोई मायने नहीं रखता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में जीडीपी का 60% से ज्यादा बड़ा हिस्सा हमने कर्ज ले लिया और हम कर्ज में डूबे चले जा रहे हैं, लेकिन कोई मायने नहीं रखता है। इस देश की राजनीति को हाँकने के लिए आपको जातियों के तालमेल को समझना होगा, या फिर इस देश के धर्म को जानना होगा और दंगों को समझना होगा, उनकी परिस्थितियों को जानना होगा, कभी मंडल कभी सोशल इंजीनियरिंग के हालात को समझना होगा। आपने इस देश में बाबरी मस्जिद भी देखी, मुजफ्फरनगर के दंगे भी देखे, गुजरात भी देखा और एक लंबी फहरिस्त है। सत्ता परिवर्तन के दौर में आपने इस देश में सिर्फ जातियों को और धर्म को, इसी को कहीं ना कहीं चुनावी एसिड के तर्ज पर महसूस किया होगा, लेकिन आपने महसूस कभी नहीं किया है अर्थव्यवस्था को। और हालात देखिए, जब समूची दुनिया की नजर अफगानिस्तान पर है और यह सोचकर है कि वहां पर तालिबान आ चला है और तालिबान का मतलब आतंकवाद को कहीं आश्रय देना ना हो जाए, तालिबान का मतलब आने वाले वक्त में कम से कम इस साउथ ईस्ट एशिया में अर्थव्यवस्था डामाडोल होनी ना हो जाए, या फिर अफगानिस्तान के जरिए कुछ देश अपने तरीके से इस पूरे साउथ एशिया में अपना वर्चस्व ना अपनाने चले जाएं, लेकिन भारत के भीतर सियासत रंग बदल रही है। तालिबान को लेकर जो शोर है, जो हंगामा है, वो भारत की राजनीति को प्रभावित करने चल निकली है। और भारत के भीतर में जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम तबका है, उसके भीतर भी कई परतों को अलग अलग दिशा में अलग अलग नेता अपने तरीके से तूल देने पर टिके हैं कि वह देख पा रहे हैं कि तालिबान की परिभाषा गढ़ी कैसी जाए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तालिबान की परिभाषा बहुत साफ है। कानून का राज नहीं होता है, कोई संविधान नहीं होता है, गवर्नेंस नहीं होती है, बंदूक की नोक पर जबरदस्ती ही तालिबान की पहचान है। यानी तालिबान की परिस्थितियां क्या वाकई किसी भी देश के भीतर में जब रेंगनी शुरू हो तो यह कह दिया जाए कि वहां तालिबान है, और तालिबान शब्द आते ही झटके में देश की सियासत चारों खाने या तो चित होने लगे या फिर अपने तरीके से अपना ताना बाना बुनने लगे। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें भारत के लिए धर्म शब्द ऑक्सीजन का काम करता है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव अब बिल्कुल सामने खड़े हैं और उत्तर प्रदेश के जरिए इस देश की सियासत को भी 2024 के मद्देनजर आंका जब जा रहा है, तो क्या तालिबान भारत की राजनीति के लिए ऑक्सीजन बन गया है? और यहां का कट्टरपंथ जाग रहा है, जो अपने भीतर का आक्रोश शायद तालिबान के जरिए निकालना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत फन काट रही है और इन बातों को कहीं ना कहीं जोर दे रही है कि देखिए, इस देश के भीतर में तालिबानी तत्व भी मौजूद हैं। उन तत्वों के आश्रय कहीं कट्टरवाद की परिभाषा गढ़ी तालिबान के जरिए जा रही है, या फिर गवर्नेंस को लेकर तालिबान शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश में समूची सियासत ही पूरे देश को हाँकती हो, उस देश के भीतर में सियासी रंग अगर धर्म के आश्रय चलेगा तो इस देश के भीतर में मुसलमान हाशिए पर ही रहेगा। और जो शब्द जिन शब्दों के आश्रय इस देश की सियासत को प्रभावित कर रहे हैं, उसमें हो सकता है आपके जहन में AIMIM यानी ओवैसी का नाम हो सकता है आपको उत्तर प्रदेश के एक कवि शायर का नाम आ जाए, हो सकता है उत्तर प्रदेश के एक सांसद का नाम आपके जहन में आ जाए, हो सकता है चंद कार्यकर्ता जो कि कहीं ना कहीं किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे, हो सकता है आपके जहन में वह नाम आ जाए, लेकिन उनकी तादाद कितनी है? लेकिन सवाल है, मेन स्ट्रीम मीडिया में अब यही रेंग रहा है और इन्हीं बातों का जिक्र हो रहा है कि क्या वाकई तालिबान ने भारत की सियासत के भीतर करवट लेनी शुरू कर दी है। यह हर कोई जानता है इस देश के भीतर में तालिबान कभी आ नहीं सकता है। यह हर कोई जानता है इस देश में सोमनाथ के मंदिर पर 1000 बरस पहले जिस महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, वह 1000 बरस पहले था। आज की तारीख में वह भारत के भीतर कोई घुस नहीं सकता है। लेकिन सोमनाथ की याद आज आ रही है। सोमनाथ के मंदिर पर उस वक्त ज्योतिर्लिंग तोड़ दिया गया था, मंदिर को छिन्न भिन्न कर दिया गया था, और उस वक्त की याद ताजा करके अगर देश के प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र बहुत साफ तौर पर अपने
वक्तव्य में कहें कि सैकड़ों साल के इतिहास में सोमनाथ को कितनी बार तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया और इसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी बार घिराया गया वह उतनी बार उठ खड़ा हुआ। हर कोई जानता है महमूद गजनबी और कहीं से नहीं अफगानिस्तान से चला था। वहां के साउथ ईस्ट रीजन में गजनी नाम का एक शहर है, अब तो वह जिले का नाम भी ले चुका है, और वहां से वो शख्स चला था और उसने भारत में तबाही मचा दी थी। लेकिन आज की तारीख में क्यों याद किया जाए और कैसे याद किया जाए, और तालिबान को लेकर क्या रूल ऑफ लॉ कोई मायने नहीं रखता है, इस बात का खुले तौर पर जिक्र करते हुए क्या वाकई भारत की राजनीति इससे ओतप्रोत हो सकती है? यह सिर्फ एक सवाल है, भारत के भीतर का सवाल है, यहां की राजनीति का सवाल है। लेकिन इस राजनीति के अक्स तले हमें लगता है कुछ बातों का जिक्र अब करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि भारत के सियासी ताने बाने में मंडल और कमंडल को अगर 90 के दशक में देखा गया था, तो कमंडल छोड़कर मंडल की राह तालिबान और अफगानिस्तान से पहले की परिस्थितियों में देखें तो सोशल इंजीनियरिंग का एक अजीबो गरीब स्थितियों को इस देश में किसी केमिस्ट्री की तरह जो लाया जा रहा था, उसमें ओबीसी एक प्रधान तत्व था। और उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए ओबीसी एक महत्वपूर्ण परिस्थिति में लाकर ढल गया। पार्लियामेंट के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 127वां वह भी किया गया। राज्यों को अधिकार दे दिए गए कि अब आप ही ओबीसी जातियां तय करें। माना गया यह भी सियासत है। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस वक्त मंडल का जिक्र था उस समय कमंडल का जिक्र हुआ था, और भारत के भीतर में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौर की राजनीति कतई छुपी हुई नहीं है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में या 2022 की राजनीति तक में तालिबान छाया रहेगा भारत की राजनीति में? यह सवाल तो है, और इस सवाल तले नेताओं की बोलियां भी हैं। वह नेता जो कहीं ना कहीं नफा नुकसान ऐसे शब्दों से देखते हैं, ऐसे संवेदनशील तत्वों से देखते हैं, ऐसे धर्म के आश्रय अपनी सियासी गोती को बिछाते हुए देखते हैं कि उन्हें शायद कुछ लाभ हो जाए, या फिर ऐसा भी होता है जिन्हें लाभ होता है वह एक डमी कैंडिडेट उसी धर्म के आश्रय खड़ा कर देते हैं। और इस टकराव को यह देश बहुत संवेदनशीलता से लेना शुरू करता है और धीरे धीरे राजनीति करवट लेती है, और हर कोई भूल जाता है इस देश के भीतर की परिस्थितियां क्या है। कहां से बात शुरू की जाए? बात तो आज इसी बात से शुरू की जाए कि उत्तर प्रदेश की सियासत के भीतर अगर आप झांकना शुरू कीजिएगा तो तकरीबन 22 करोड़ की जनसंख्या में तकरीबन 4 करोड़ मुसलमान हैं वहां पर, और अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आप देखिएगा तो एक बड़ा हिस्सा तकरीबन दर्जन भर जिले ऐसे हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या है। लेकिन इन तमाम जगहों पर आज आप आकलन कीजिएगा तो यहां से कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर नहीं आता है। क्या वहां पर धर्म की राजनीति को ही हथियार और औजार बना लिया जाता है? ये जानते समझते हुए कि देश मुफलिसी, गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी इन परिस्थितियों से लगातार जूझ रहा है। हम ये आंकड़े आपको दें और बताएं क्या स्थिति है, उससे पहले जरा समझिए। रामपुर 50% मुसलमान, मुरादाबाद 47%, सहारनपुर 41%, बिजनौर 43%, मुजफ्फरनगर 41%, अमरोहा 40%, बलरामपुर 37%, आजमगढ़ 36%, बरेली 34%, मेरठ 34%, बहरेच 33%, गोंडा 33%, श्रावस्ती 30%, ये सभी ये 30% से ऊपर की परिस्थिति है। लेकिन जब आप देखना शुरू कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिर वो कौन सी स्थिति थी जिसमें बीजेपी ने 2014 में लोकसभा की 71 सीट सिर्फ अपने बूते जीत ली और एनडीए को 73 सीट मिल गई, और विधानसभा चुनाव जब 2017 में हुए तो 312 सीटें उसके पास थी। और अब जो परिस्थिति करवट ले रही है उसमें हो सकता है आने वाले वक्त में 350 सीट उसके पास हो, क्योंकि हमारे पास फेरिस्त ही नहीं है किसी भी रूप में कि इस देश की आर्थिक परिस्थितियां भी सियासत को हाँक सकती है, राजनीति की अगुवाई कर सकती है, और इस देश का ताना बाना लोगों के पेट और भूख से जुड़ जाए। बड़ा असंभव है यह मसला, क्योंकि इन सब के बीच अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर आप खास तौर से 3 जातियों के समीकरण को देखें, उसमें धर्म भी समावेश करें, तो मुस्लिम, यादव और दलित लोकसभा की 47 सीटों पर इनका प्रभाव है, यानी 50% इनकी तादाद है। फिर भी इन 50% वाली 47 सीटों में से 40 सीट बीजेपी के पास चली गई लोकसभा की।
विधानसभा में आइएगा तो यह तकरीबन 300 सीट के लगभग बन जाती है जब आप इस रूप में इनके बहुतायत परिस्थिति को देखिएगा। लेकिन फिर भी ये जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि जातीय समीकरण इस देश के भीतर में मंडल से निकला हुआ तत्व है और कमंडल ने उसे धूमिल किया। राम मंदिर की गूंज और इन सब के बीच अब सोमनाथ का जिक्र। ये सारी परिस्थितियां बतलाती हैं कि आप अतीत के चंद पन्नों को एक सेकंड के लिए खोल लीजिए। भारत के भीतर में उत्तर प्रदेश के चुनाव जो भारत की राजनीति से जब जब प्रभावित हुए हैं, उसमें धर्म बड़ा मायने रखा है। 91-93 का इलेक्शन याद कीजिए। उस समय बाबरी मस्जिद, कार सेवा, अयोध्या में राम मंदिर, इन सब बातों का जिक्र हो रहा था। और 91 के इलेक्शन में मुस्लिमों का परसेंटेज विधानसभा में सिर्फ 4.1% था। 93 में विध्वंस हो चुका था, राम मंदिर की आवाज तेज हो चली थी और उस समय 5.9% ही रिप्रेजेंटेशन मुस्लिमों का विधानसभा में था। और आज की तारीख में भी विधानसभा के भीतर में 5.9% ही, यानी 24 एमएलए ही मुस्लिम तबके को रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या हम इस 19% को एक सेकंड के लिए अलग कर दें और सोचना शुरू करें कि इस देश में जो बाकी 81% हैं, यानी उत्तर प्रदेश के भीतर में जो 81% हैं, उस 81% को लेकर ही अब कोई ताना बाना बुनेगा, या फिर इस 19-20% सामने खड़ा दिखाई देगा और ये 80% एक साथ आकर खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद भूल जाइए कौन यादव, कौन जाटव, कौन ब्राह्मण, भूल जाइए इस राजनीति को साधने के लिए, क्योंकि असल चीज क्या वाकई इस देश की सियासत को इस रूप में साधने निकल चुकी है। हमें लगता है इन सब से आगे निकलने से पहले इस देश की उन परिस्थितियों को समझ लीजिए जिसका जिक्र हम आपसे करना चाहते हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है भारत में के भीतर में जो बेरोजगारी की तादाद है वह लगभग 24% हो गई है। 24% का मतलब है टर्की और इराक से हम बराबरी कर रहे हैं बेरोजगारी को लेकर। लेकिन यह मुद्दा नहीं है। अगर आप जानना चाहते हैं दूसरे देशों में क्या है, चाइना में यह 11% है, यूनाइटेड स्टेट्स के भीतर में यह 8% है, ब्रिटेन में 11% है, लेकिन जापान में यह 3-3.5% है, बांग्लादेश में 12% है बेरोजगारी का रेशियो। और इतिहास बताता है कि जहां भी 15% से ज्यादा की परिस्थिति होती है उस देश के भीतर में युवा जो है सत्ता परिवर्तन की दिशा में लग जाता है। लेकिन भारत में आपको ऐसा कतई दिखाई नहीं देगा। 24% बेरोजगारी का रेशियो वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा, यह डराने वाला तो नहीं है, यकीनन नहीं है। क्या आप इस बात को समझ पाएंगे कि बीते 7 बरस के भीतर में टैक्स के जरिए जो खून पसीने की कमाई इस देश के मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास की रही है, उसको किस रूप में सरकार ने चूस लिया है। 22 लाख करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू सिर्फ पेट्रोल डीजल पर टैक्स को बढ़ाकर सरकार ने लिया। और सबसे ज्यादा इस दौर में जो 2020-21 का साल है, जो कि लॉकडाउन की परिस्थिति है, उस दौर में सबसे ज्यादा तकरीबन 4.5 लाख करोड़ रुपया सरकार ने सीधे सीधे अपना कमाई ली है एक्साइज ड्यूटी के जरिए। अब आप सोचिए 7 साल में 2014 के बाद से 22 लाख करोड़ आपकी जेब से सरकार ने निकाले हैं। और भी सरकार निकालती थी, वो इतना नहीं निकालती थी, लेकिन इतना निकाला गया है। और कितना निकालती थी इस रेशियो में जब आइएगा तो दूसरी सरकारें 10 लाख करोड़ पार नहीं कर पाएगी इस 10 साल के रेशियो में। चाहे वो मनमोहन सिंह को लीजिए, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को लीजिए, चाहे उससे पहले पीवी नरसिम्हा राव को लीजिए, किसी को भी लीजिए, और इस पूरे काल को जब आप मिला दीजिएगा तो 7 साल का जो एवरेज मोदी काल से पहले का निकलेगा वह तकरीबन 9 लाख करोड़ का निकलेगा। यानी 9 लाख के बदले 22 लाख करोड़, यानी इसका मतलब है 13 लाख करोड़ रुपया ज्यादा सरकार ने। और उस दौर में जो कमाई हो रही थी उसको हम जब जानकारी दे रहे हैं आपको, अभी के रुपए का जो वैल्यू है डॉलर के मुकाबले, उससे तुलना करके जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। जो हम लोग गैस की स्थिति देखते हैं सिर्फ जनवरी से लेकर अगस्त तक के बीच में, यानी इसी साल लगभग 190 रुपए गैस के बढ़ गए। जनवरी में 694 रुपए थे, आज की तारीख में 884 रुपए हो गए। कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। एक दिन में अगर आप 1 लीटर पेट्रोल भी खर्च करते हैं तो उस पेट्रोल से आपके ऊपर जो असर पड़ता है एक महीने में वह 716 रुपए का पड़ता है। 1 लीटर डीजल खर्च करते हैं तो 851 रुपए का पड़ता है। लेकिन आप कहेंगे 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल में कहां चलता है, तो हमको लगता है उसको 2 कर दीजिए। 2 कीजिएगा तो तकरीबन 1,500 रुपए का असर पड़ेगा। 4 कीजिएगा तो 3,000 रुपए का असर
पड़ेगा। और आप सोचना शुरू कीजिए कि क्या आपके वेतन में, आपकी कमाई में कितना इजाफा हुआ है, लेकिन कोई उफ तक नहीं है। और इस देश के भीतर में कोई यह मुद्दा नहीं है। इस देश के भीतर में यह भी मुद्दा नहीं है कि आपका और हमारा पैसा, कितना पैसा इस देश के रईसों में बांटा गया, उनकी तादाद कितनी है। तो डाटा निकल कर आए जो खास तौर से ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से जानकारी मिली। 2019 में 2426 डिफॉल्टर जिनको माफ किया गया 1,47,350 करोड़, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी एवज में जब हम इस देश के भीतर में जो कर्ज लेने वाले मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति है या किसान है, जब उसका भी एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा जितना सरकार ने रईसों को माफी दे दी, उससे कम कर्ज लिया गया है। और उस कर्ज की वसूली के लिए बाउंसर से लेके बकरी उठाना, किसानों के गांव से बकरी उठा ले जाना और घरों को मॉर्गेज कर लेना और अपने कब्जे में लेना, यह भी बैंक इसी दौर में कर रहा है जिस दौर में रईसों को माफ किया जा रहा है, लेकिन उफ तक नहीं है। भारत की जीडीपी के ऊपर में कुल जीडीपी का 60% का कर्ज है। जो पार्लियामेंट के भीतर इसी मानसून सत्र में जवाब दिया गया, उसमें यह जानकारी निकल कर आई कि 102 लाख करोड़ का डेब्ट जीडीपी, कुल जीडीपी का हमारे ऊपर कर्ज के तौर पर है मौजूद, जिसमें एक्सटर्नल डेब्ट तकरीबन 6,83,000 करोड़ और इंटरनल डेब्ट 95,83,000 करोड़ और अदर लायबिलिटीज तकरीबन 16 लाख करोड़ की है। यह कुल मिला के लायबिलिटी है, लेकिन कोई उफ तक नहीं है। सब्सिडी घटा दी गई, जो फ्यूल सब्सिडी थी 2012 से लेकर 2015 तक अगर आप देखिएगा तो जितनी सब्सिडी दी गई उसकी तुलना में उससे पहले के लगभग 7-8 साल में, यानी 2012, 13, 14, इन 3 साल में सिर्फ 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी यहां निकल कर आती है, बजटरी फ्यूल्स सब्सिडी के तौर पर निकल कर आती है। लेकिन जब आप 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21 को देखिएगा तो यह 2,41,000 करोड़ का बनता है। यानी उस समय के 3 साल भी ज्यादा थे जो सरकार मनमोहन सिंह की जा रही थी, और जब मोदी सरकार आई तो उसने 7 साल में भी उससे कम सब्सिडी दी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस देश में सत्ता में बने रहने के लिए अर्थव्यवस्था का घोंट आपको नहीं पीना है। इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी कितने भी चरम पर पहुंच जाए, राजनीति को प्रभावित नहीं कर पाएगी। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट रुक गया, बेरोजगारी बढ़ गई, इस देश की इकोनॉमी डामाडोल हो गई, बैंक कंगाल होने लगे। कोई मायने नहीं रखता है। मायने रखता है इस देश के भीतर में समीकरण। जातियों के समीकरण पर हम बात करते रहे थे, लेकिन जब हम आपसे धर्म के समीकरण पे आते हैं, क्योंकि मंडल के बाद यह पहला मौका है कि उस दौर में कमंडल था। इस दौर में जब तालिबान शब्द उत्तर प्रदेश में गूंजने लगा है कट्टरपंथ के एस्पेक्ट में, और उस नहीं भी गूंजे तो भी उसको गुंजाने के लिए इस देश का मीडिया मौजूद है, नेता मौजूद हैं। जैसे ही वो वैसे कुछ कहेंगे, वैसे ही बीजेपी का कोई बड़ा नेता कुछ आके उसको काउंटर करेगा और फिर मीडिया के भीतर बहस चल जाएगी। घर घर के ड्राइंग रूम में रखे हुए टीवी में जब तालिबान, मुसलमान ये शब्द गूंजेंगे तो आपके भीतर का हिंदुत्व जाग जाएगा, और हिंदुत्व के आश्रय फिर आप इस देश को हिंदू राष्ट्र के तौर पर देखने की परिकल्पना करने लगेंगे। और जिक्र राम मंदिर का भी होगा, सोमनाथ का भी होगा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में ना तो यह समझ की स्थिति आएगी कि कौन लोग हैं जो नाम ले रहे हैं, उनका क्या योगदान है, उनकी क्या जरूरत है या उनका क्या अस्तित्व है। कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन शब्द वही महत्वपूर्ण होंगे जो उनको अपने दायरे में उनकी महत्ता को बढ़ा दे। सबसे बड़ी मुश्किल यही हो चली है कि अपने अपने दायरे में आप कितना भी नकारात्मक और कितना भी हिंसात्मक हो जाइए, वह आपकी पहचान को आगे बढ़ाने के लिए इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक औजार जो है, जिसमें मीडिया प्रमुख है उसकी मौजूदगी है, जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी मौजूदगी है, जो गवर्नेंस के तौर तरीके हैं उसकी मौजूदगी है। क्या संभव है और उत्तर प्रदेश की सियासत को कैसे साधा जा सकता है या इन सब से कैसे हटाया जा सकता है? क्योंकि जब हम एनालिसिस करना शुरू करते हैं तो हमारे जहन में एक बात और आती है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा वक्त था जब इस देश में किसी मुद्दे ने काम किया और एक झटके में वहां पर मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा चला गया। आपको जानकर हैरत होगी, मंडल के दौर में अखिलेश यादव की सरकार रही या मायावती की सरकार रही, लेकिन कंपैरिजन में जितने पॉपुलेशन थी उसकी तुलना में सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन 1977 में हुआ।
77 में लड़ाई इमरजेंसी के खिलाफ लड़ी गई थी। 77 की लड़ाई इस देश की विकृत होती अर्थव्यवस्था को लेकर लड़ाई थी। 77 की लड़ाई हक की लड़ाई थी, उसमें जाति और धर्म का समावेश नहीं था। तो 77 की लड़ाई में लगभग उस समय पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश के भीतर में 15.4% मुस्लिमों की थी और उनकी जनसंख्या के हिसाब से जो मौजूदगी थी विधानसभा में वो तकरीबन 12% थी। इस रेशियो में आप कभी देखेंगे नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो क्या मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत को कैसे साधा जा सकता है? बड़ा हाइपोथेटिकल है ये, लेकिन जब आपके सामने दूसरे सवाल ना हो तो हमको लगता है एक हाइपोथेटिकल परिस्थिति का आकलन हम अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन आपको एक हिंट देते हैं, इस देश के भीतर में अगर उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और इस देश की सियासत को परिभाषित कर सकता है तो क्या यह संभव है उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और ब्राह्मण एक हो जाए और चली आ रही पारंपरिक पॉलिटिकल पार्टी जो मुस्लिमों की थी उसमें से कोई एक मुस्लिम पार्टी को मुसलमान चूज करे और ब्राह्मण उसकी अगुवाई करने लग जाए? क्या यह संभव है? असंभव सी चीज है, क्योंकि जब हम आपसे इन बातों का जिक्र कर रहे हैं हमारे जहन में बहुत सारी मुस्लिम पार्टी थी, उसमें जाहिर है एक AIMIM भी है जिसने पिछले चुनाव में 2 लाख वोट लिए थे। लेकिन ऑल इंडिया माइनॉरिटी फ्रंट, ऑल हिंद पार्टी, इस्लाम पार्टी हिंद, इत्तेहादा मिल्लत कौंसिल, राष्ट्रीय उलेमा कौंसिल, कौमी एकता दल, मुस्लिम लीग, ये तमाम पार्टियां हैं जो छोटी छोटी पार्टियां हैं। लेकिन ये सभी मिलकर अगर एक पार्टी के तौर पर आ जाए और अपना नेता किसी ब्राह्मण को चुन दे, इनकी संख्या एक झटके में 30% और मंडल कमंडल की राजनीति एक क्षण में धराशायी। यह परिस्थिति उत्तर प्रदेश में क्या रंग खिला सकती है, इन सब का जिक्र कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज अगले एपिसोड में करेंगे। लेकिन एक मुश्किल हालात, जब समूची दुनिया की नज़र अफगानिस्तान के मुश्किल हालात को लेकर और भारत के भी सैकड़ों लोग अफगानिस्तान में अभी भी फंसे हुए हैं, लेकिन भारत के भीतर नेताओं के बोल जब तालिबान के जरिए इस देश में कहीं मुसलमानों को देखने लगे, कहीं इस देश के सेकुलर एस्पेक्ट को देखने लगे, कहीं इस देश के कानून के राज को समझाने लगे, कहीं इस देश के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन को परिभाषित करने लगे और कहीं इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए तालिबान को भी देश के भीतर देखने लगे, तो इससे ज्यादा पद स्थिति कुछ हो नहीं सकती है और शायद यह सबसे बड़ी भारत की राजनीतिक त्रासदी होगी। लेकिन यह हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। कहते हैं भारत को राजनीति हाँकती है और राजनीति को इस देश की अर्थव्यवस्था कतई नहीं हाँकती। यानी अर्थव्यवस्था के मद्देनजर इस देश की महंगाई राजनीति के लिए कोई मायने नहीं रखती है, बेरोजगारी मुफलिसी कोई मायने नहीं रखती है, इस देश में उद्योग कैसे खत्म हो रहे हैं कोई मायने नहीं रखता है, बैंक कंगाल हो रहे हैं कोई मायने नहीं रखता है। इस देश की अर्थव्यवस्था में GDP का 60% से ज्यादा बड़ा हिस्सा हमने कर्ज ले लिया और हम कर्ज में डूबे चले जा रहे हैं, लेकिन कोई मायने नहीं रखता है। इस देश की राजनीति को हाँकने के लिए आपको जातियों के तालमेल को समझना होगा या फिर इस देश के धर्म को जानना होगा और दंगों को समझना होगा, उनकी परिस्थितियों को जानना होगा, कभी मंडल कभी सोशल इंजीनियरिंग के हालात को समझना होगा। आपने इस देश में बाबरी मस्जिद भी देखी, मुजफ्फरनगर के दंगे भी देखे, गुजरात भी देखा और एक लंबी फहरिस्त है। सत्ता परिवर्तन के दौर में आपने इस देश में सिर्फ जातियों को और धर्म को, इसी को कहीं ना कहीं चुनावी एसिड के तर्ज पर महसूस किया होगा, लेकिन आपने महसूस कभी नहीं किया है अर्थव्यवस्था को। और हालात देखिए, जब समूची दुनिया की नजर अफगानिस्तान पर है और यह सोचकर है कि वहां पर तालिबान आ चला है और तालिबान का मतलब आतंकवाद को कहीं आश्रय देना ना हो जाए, तालिबान का मतलब आने वाले वक्त में कम से कम इस साउथ ईस्ट एशिया में अर्थव्यवस्था डामाडोल होनी ना हो जाए, या फिर अफगानिस्तान के जरिए कुछ देश अपने तरीके से इस पूरे साउथ एशिया में अपना वर्चस्व ना अपनाने चले जाएं, लेकिन भारत के भीतर सियासत रंग बदल रही है। तालिबान को लेकर जो शोर है, जो हंगामा है, वो भारत की राजनीति को प्रभावित करने चल निकली है। और भारत के भीतर में जो माइनॉरिटीज हैं, जो मुस्लिम तबका है, उसके भीतर भी कई परतों को अलग अलग दिशा में अलग अलग नेता अपने तरीके से तूल देने पर टिके हैं कि वह देख पा रहे हैं कि तालिबान की परिभाषा गढ़ी कैसी जाए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर तालिबान की परिभाषा बहुत साफ है, कानून का राज नहीं होता है,
कोई संविधान नहीं होता है, गवर्नेंस नहीं होती है, बंदूक की नोक पर जबरदस्ती ही तालिबान की पहचान है। यानी तालिबान की परिस्थितियां क्या वाकई किसी भी देश के भीतर में जब रेंगनी शुरू हो तो यह कह दिया जाए कि वहां तालिबान है, और तालिबान शब्द आते ही झटके में देश की सियासत चारों खाने या तो चित्त होने लगे या फिर अपने तरीके से अपना ताना बाना बुनने लगे। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें भारत के लिए धर्म शब्द ऑक्सीजन का काम करता है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव अब बिल्कुल सामने खड़े हैं, और उत्तर प्रदेश के जरिए इस देश की सियासत को भी 2024 के मद्देनजर आंका जब जा रहा है, तो क्या तालिबान भारत की राजनीति के लिए ऑक्सीजन बन गया है? और यहां का कट्टरपंथ जाग रहा है, जो अपने भीतर का आक्रोश शायद तालिबान के जरिए निकालना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ सियासत फन काट रही है और इन बातों को कहीं ना कहीं जोर दे रही है कि देखिए, इस देश के भीतर में तालिबानी तत्व भी मौजूद हैं। उन तत्वों के आश्रय कहीं कट्टरवाद की परिभाषा गढ़ी तालिबान के जरिए जा रही है, या फिर गवर्नेंस को लेकर तालिबान शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश में समूची सियासत ही पूरे देश को हाँकती हो, उस देश के भीतर में सियासी रंग अगर धर्म के आश्रय चलेगा तो इस देश के भीतर में मुसलमान हाशिए पर ही रहेगा। और जो शब्द जिन शब्दों के आश्रय इस देश की सियासत को प्रभावित कर रहे हैं, उसमें हो सकता है आपके जहन में AIMIM यानी ओवैसी का नाम हो सकता है आपको उत्तर प्रदेश के एक कवि शायर का नाम आ जाए, हो सकता है उत्तर प्रदेश के एक सांसद का नाम आपके जहन में आ जाए, हो सकता है चंद कार्यकर्ता जो कि कहीं ना कहीं किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होंगे, हो सकता है आपके जहन में वह नाम आ जाए, लेकिन उनकी तादाद कितनी है? लेकिन सवाल है, मेन स्ट्रीम मीडिया में अब यही रेंग रहा है और इन्हीं बातों का जिक्र हो रहा है कि क्या वाकई तालिबान ने भारत की सियासत के भीतर करवट लेनी शुरू कर दी है। यह हर कोई जानता है, इस देश के भीतर में तालिबान कभी आ नहीं सकता है। यह हर कोई जानता है, इस देश में सोमनाथ के मंदिर पर 1000 बरस पहले जिस महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, वह 1000 बरस पहले था। आज की तारीख में वह भारत के भीतर कोई घुस नहीं सकता है। लेकिन सोमनाथ की याद आज आ रही है। सोमनाथ के मंदिर पर उस वक्त ज्योतिर्लिंग तोड़ दिया गया था, मंदिर को छिन्न भिन्न कर दिया गया था, और उस वक्त की याद ताजा करके अगर देश के प्रधानमंत्री भी इस बात का जिक्र बहुत साफ तौर पर अपने वक्तव्य में कहें कि सैकड़ों साल के इतिहास में सोमनाथ को कितनी बार तोड़ा गया, मूर्तियों को खंडित किया गया और इसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इसे जितनी बार घिराया गया वह उतनी बार उठ खड़ा हुआ। हर कोई जानता है, महमूद गजनवी और कहीं से नहीं, अफगानिस्तान से चला था। वहां के साउथ ईस्ट रीजन में गजनी नाम का एक शहर है, अब तो वह जिले का नाम भी ले चुका है, और वहां से वो शख्स चला था और उसने भारत में तबाही मचा दी थी। लेकिन आज की तारीख में क्यों याद किया जाए और कैसे याद किया जाए, और तालिबान को लेकर क्या रूल ऑफ लॉ कोई मायने नहीं रखता है, इस बात का खुले तौर पर जिक्र करते हुए क्या वाकई भारत की राजनीति इससे ओतप्रोत हो सकती है? यह सिर्फ एक सवाल है, भारत के भीतर का सवाल है, यहां की राजनीति का सवाल है। लेकिन इस राजनीति के अक्स तले हमें लगता है कुछ बातों का जिक्र अब करने की जरूरत इसलिए आन पड़ी है क्योंकि भारत के सियासी ताने बाने में मंडल और कमंडल को अगर 90 के दशक में देखा गया था, तो कमंडल छोड़कर मंडल की राह तालिबान और अफगानिस्तान से पहले की परिस्थितियों में देखें तो सोशल इंजीनियरिंग का एक अजीबोगरीब स्थितियों को इस देश में किसी केमिस्ट्री की तरह जो लाया जा रहा था, उसमें ओबीसी एक प्रधान तत्व था, और उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने के लिए ओबीसी एक महत्वपूर्ण परिस्थिति में लाकर ढल गया। पार्लियामेंट के भीतर में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 127वां वह भी किया गया, राज्यों को अधिकार दे दिए गए कि अब आप ही ओबीसी जातियां तय करें। माना गया यह भी सियासत है। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस वक्त मंडल का जिक्र था उस समय कमंडल का जिक्र हुआ था, और भारत के भीतर में बाबरी मस्जिद विध्वंस के दौर की राजनीति कतई छुपी हुई नहीं है। लेकिन क्या आने वाले वक्त में या 2022 की राजनीति तक में तालिबान छाया रहेगा भारत की राजनीति में? यह सवाल तो है, और इस सवाल तले नेताओं की बोलियां भी हैं। वह नेता जो कहीं ना कहीं नफा नुकसान ऐसे शब्दों से देखते हैं, ऐसे संवेदनशील तत्वों से देखते हैं,
ऐसे धर्म के आश्रय अपनी सियासी गोती को बिछाते हुए देखते हैं कि उन्हें शायद कुछ लाभ हो जाए, या फिर ऐसा भी होता है जिन्हें लाभ होता है वह एक डमी कैंडिडेट उसी धर्म के आश्रय खड़ा कर देते हैं। और इस टकराव को यह देश बहुत संवेदनशीलता से लेना शुरू करता है और धीरे धीरे राजनीति करवट लेती है और हर कोई भूल जाता है इस देश के भीतर की परिस्थितियां क्या है। कहां से बात शुरू की जाए? बात तो आज इसी बात से शुरू की जाए कि उत्तर प्रदेश की सियासत के भीतर अगर आप झांकना शुरू कीजिएगा तो तकरीबन 22 करोड़ की जनसंख्या में तकरीबन 4 करोड़ मुसलमान हैं वहां पर। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज आप देखिएगा तो एक बड़ा हिस्सा, तकरीबन दर्जन भर जिले ऐसे हैं जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या है, लेकिन इन तमाम जगहों पर आज आप आकलन कीजिएगा तो यहां से कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीत कर नहीं आता है। क्या वहां पर धर्म की राजनीति को ही हथियार और औजार बना लिया जाता है? ये जानते समझते हुए कि देश मुफलिसी, गरीबी, बदहाली, बेरोजगारी इन परिस्थितियों से लगातार जूझ रहा है। हम ये आंकड़े आपको दें और बताएं क्या स्थिति है उससे पहले जरा समझिए। रामपुर 50% मुसलमान, मुरादाबाद 47%, सहारनपुर 41%, बिजनौर 43%, मुजफ्फरनगर 41%, अमरोहा 40%, बलरामपुर 37%, आजमगढ़ 36%, बरेली 34%, मेरठ 34%, बहरेइच 33%, गोंडा 33%, श्रावस्ती 30%, ये सभी ये 30% से ऊपर की परिस्थिति है। लेकिन जब आप देखना शुरू कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिर वो कौन सी स्थिति थी जिसमें बीजेपी ने 2014 में लोकसभा की 71 सीट सिर्फ अपने बूते जीत ली और एनडीए को 73 सीट मिल गई, और विधानसभा चुनाव जब 2017 में हुए तो 312 सीटें उसके पास थी। और अब जो परिस्थिति करवट ले रही है उसमें हो सकता है आने वाले वक्त में 350 सीट उसके पास हो, क्योंकि हमारे पास फेरिस्त ही नहीं है किसी भी रूप में कि इस देश की आर्थिक परिस्थितियां भी सियासत को हाँक सकती है, राजनीति की अगुवाई कर सकती है और इस देश का ताना बाना लोगों के पेट और भूख से जुड़ जाए। बड़ा असंभव है यह मसला, क्योंकि इन सब के बीच अगर आप ध्यान दीजिए तो अगर आप खास तौर से 3 जातियों के समीकरण को देखें, उसमें धर्म भी समावेश करें, तो मुस्लिम, यादव और दलित लोकसभा की 47 सीटों पर इनका प्रभाव है, यानी 50% इनकी तादाद है। फिर भी इन 50% वाली 47 सीटों में से 40 सीट बीजेपी के पास चली गई लोकसभा की। विधानसभा में आइएगा तो यह तकरीबन 300 सीट के लगभग बन जाती है जब आप इस रूप में इनके बहुतायत परिस्थिति को देखिएगा, लेकिन फिर भी ये जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि